दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कल हम लोगों ने भारतेंदु युग की बात की। आज हम लोग द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियाँ और कवियों की बात करेंगे। द्विवेदी युग पर आधारित आप देखेंगे कि इससे पहले जो लेक्चर दिया गया था उस लेक्चर में थोड़ी बदलाव करनी थी, इसलिए ये दूसरा लेक्चर दिया जा रहा है। क्योंकि पिछले बैच का लेक्चर दूसरा था, अब उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी थी, इसलिए अब यह दूसरा लेक्चर आप लोगों को दिया जा रहा है। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है, जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित होने और पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। अब ब्रजभाषा का आकर्षण भी लुप्त होने लगा और उसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। क्योंकि भारतेंदु युग में हमने देखा था कि भारतेंदु युग में गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग थी। गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग थी, क्योंकि जब आपको मैंने भारतेंदु युग पढ़ाया तो वहाँ पर आपने देखा भारतेंदु ने खुद कहा था कि मैंने कई बार परीक्षण किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। तो इससे यह निश्चित होता है कि ब्रज भाषा में कविता करना उत्तम है। तो इसलिए आपने देखा कि भारतेंदु युग में कविता की जो भाषा थी वो कविता की भाषा क्या थी, तो कविता की भाषा ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा थी। और जो गद्य थे, गद्य की भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी। लेकिन ये जो भाषा की द्वैतता थी, यह भाषा की द्वैतता द्विवेदी युग में समाप्त हो जाती है। 1920 से लेकर 1918-20 तक, 1900 से लेकर, इसे सही कर लीजिएगा, 1900 से लेकर 1918-20 तक की कविता को द्विवेदी युगीन काव्य कहा जाता है। इस युग की साहित्यिक चेतना को नई दिशा देने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई। उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए इसे द्विवेदी युग नाम दिया गया है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा है। जब 1839 में श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की, तो 6 वर्ष बाद 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई। और इसी सभा की प्रेरणा से प्रेस ने 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन चिंतामणि के संपादन में प्रारंभ किया। लेकिन जब 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने तो इसे अपने ख्याति का मौका मिला और पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश भी कहा गया है। अब यहाँ पर आप देखें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जब 1903 में इस पत्रिका का संपादन कार्य संभाला तो उन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अब जितने लोग लेक्चर देख रहे हैं वो जरूर बताएं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने समकालीन या अपने युग के कवियों को किस विषय को छोड़कर बाकी विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी थी? कितने लोग बताएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी थी, सुझाव दिया था? चलिए, अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो ध्यान दें, इसीलिए कहते हैं कॉपी पेन लेकर बैठा करें। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला तो उन्होंने कवियों को कहा कि नायिका भेद, उन्होंने कहा कि नायिका भेद जैसे विषय को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। और काव्य भाषा के रूप में उन्होंने कहा कि किस भाषा का त्याग करना है आपको? ब्रज भाषा। उन्होंने कहा कि ब्रज भाषा का त्याग कर और खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया। ये वही ब्रज भाषा है जो भारतेंदु युग में आपने देखा था कि कविता की भाषा थी। जैसा कि भारतेंदु ने कहा था कि मैंने कई बार परीक्षण किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर मेरा चित्तानुसार नहीं बनी। इससे निश्चित होता है कि ब्रज भाषा में कविता करना उत्तम है। तो भारतेंदु युग में खड़ी बोली में गद्य का विकास हुआ, लेकिन द्विवेदी युग में गद्य के साथ साथ कविता में भी खड़ी बोली का वर्चस्व रहा। तो जो भाषा की द्वैतता थी गद्य और पद्य में, वह समाप्त हो गई। इस युग में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जैसा प्रिय प्रवास जैसी रचना लिखी गई।
जो कि 17 सर्गों वाला ग्रंथ है। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा। बहुत बार इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। अब अगर द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों की बात करें तो 1900 से लेकर 1920 ईस्वी के बीच स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन से पूरे देश में स्वाधीनता के चेतना की लहर आई। 1900 से लेकर 1920 तक इस आंदोलन ने भारतीयता पर बल दिया और अपने अतीत को फिर से पहचानने के लिए विवश किया, और इसी कारण इस युग की कविता में स्वदेश प्रेम और स्वदेश गौरव को स्थान मिला। किस कारण? तो इस स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन के कारण। कांग्रेस के प्रारंभ के नेताओं ने प्रेरणा के लिए राम, कृष्ण और शिवाजी जैसे भारतीय नायकों को प्रस्तुत किया। गणपति महोत्सव प्रारंभ किया जिसमें भारतीय जनमानस में जागरण लाया जा सके। तो ये सब द्विवेदी युग में हुआ। वैसे द्विवेदी युग में और आपको बताएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक के रूप में है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण से हिंदी कविता को इस युग में द्विवेदी युग में मुक्त किया गया। द्विवेदी युगीन विशेषताओं की अगर बात करें तो इस युग में दो धाराएं थी, स्वच्छंदतावादी धारा और अनुशासनबद्ध धारा। अब आप कहेंगे स्वच्छंदतावादी धारा क्या है, अनुशासनबद्ध धारा क्या है, इसके तहत कौन कौन से आते हैं, इनकी क्या मान्यताएं हैं? तो जिसमें श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी धारा के तहत आप देखेंगे तो श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी जैसे प्रमुख कवि हैं। स्वच्छंदतावादी धारा जो है, स्वच्छंदतावादी धारा के जो कवि हैं वो जगत की सच्चाई पर बल देते हैं। श्रीधर पाठक ने कहा है कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। स्वच्छंदतावादी कवि प्रेम के स्वच्छंद रूप को स्वीकार करते हैं। प्रेम मानवीय संस्कृति का वह पहलू है जहाँ कोई बंधन नहीं है। और राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है कि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख्य अशोक, और ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम सदैव आलोक। स्वच्छंदतावादी धारा के कवि प्रकृति के महत्व को मानते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति से दूरी साहित्य से दूरी है। उनके काव्य में स्वाधीनता का स्वर प्रबल होने के कारण आत्मनिष्ठा और वैतिकता की प्रधानता है। श्रीधर पाठक ने कहा है, ये सब ऐसी पंक्तियां जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। अब इसके बाद में अगर हम लोग अनुशासनबद्ध धारा की बात करें तो द्विवेदी युग की दूसरी धारा अनुशासनबद्ध धारा है। स्वच्छंदतावाद में परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया गया, जबकि अनुशासनबद्ध धारा में नए प्रतिमान बनाने की बात है। इस अनुशासनबद्ध धारा के प्रणेता स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसके अलावा इस धारा के अन्य कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, नाथूराम शर्मा शंकर हैं। भारतेंदु युग की जो मूल चिंता थी वो राजनीतिक थी, जबकि द्विवेदी युग में इस मूल धारा की चिंता कैसी हो गई, सांस्कृतिक हो गई थी। यह गंभीर आत्मंथन हुआ है और तत्कालीन समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने का प्रयास किया गया है। आधुनिक चिंतन पर प्रयास किया गया है, तभी आप देखेंगे राष्ट्रीयता की नवीन धारणा सामने आती है। तभी नाथूराम शर्मा शंकर कहते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। आधुनिकता बोध की बात की गई है। तत्कालीन समस्याओं पर बल दिया गया। जब तत्कालीन समस्याओं की बात आती है तो आप देखेंगे इस समय का जो काव्य है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है, कवि कर्तव्य निबंध, कवि कर्तव्य निबंध, उस कवि कर्तव्य निबंध के माध्यम से उन्होंने अपने समय के जो लेखक हैं उन लेखकों को प्रेरणा दिया है कवि कर्तव्य निबंध में कि किस तरीके से आपको काव्य की रचना करनी है। काव्य की रचना की जब बात आती है तो छंद की बात अगर करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छंद के लिए कहा है कि गले में डाली हुई मेखला के समान वृत्त रूपणी हार लता को अनुचित स्थान में विनिवेशित करने से कवि की अज्ञानता दर्शित होती है। यह छंद के बारे में कहा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने कवि कर्तव्य निबंध में यह कहा है
तो कवि कर्तव्य निबंध में केवल छंद की ही बात नहीं होती है, बल्कि आप देखेंगे छंद के अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा पर बात की है। संस्कृत ही हिंदी की माता है, यह कवि कर्तव्य निबंध में ही कहा गया है। भाषा की बात की गई, मुहावरे की बात की गई है भाषा में, तो ये सब कवि कर्तव्य निबंध में अर्थ की बात की गई, विषय की क्या होने चाहिए विषय की बात की गई है, तो इन सब की बात की गई है कवि कर्तव्य निबंध में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक और नियामक रूप में है। उनकी जो प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पल्लवन करते हुए इन कवियों ने एक ओर तो नवीन काव्यधारा का श्री गणेश करते हुए भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपक से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा, परिष्कार और संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा। सन 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस स्वतंत्रता संग्राम ने नव जागरण का बिगुल बजा दिया। उस स्वतंत्रता संग्राम ने नव जागरण का बिगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्रोत्थान, स्वदेशाभिमान की भावनाएं जागृत होने लगी। भारतीय युग में जहां इसका सूत्रपात हुआ था, वहीं द्विवेदी युग में यह पल्लवित और विकसित हो गई। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसीलिए हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है और इस नवजागरण की लहर को जन जन तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। इसके अलावा प्रभा पत्रिका, मर्यादा पत्रिका को भी इसका श्रेय दिया जाता है। वैसे सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। जो सरस्वती पत्रिका है, इस सरस्वती पत्रिका ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में कवियों की एक नई पौध तैयार की और उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविता लिखी। उनके एक निबंध से प्रेरित होकर आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त ने चिर उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देने के लिए साकेत नामक एक महाकाव्य की रचना कर डाली और उन्होंने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। तो खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने और व्यवहारिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान रहा है। इस समय की द्विवेदी युग की अगर हम काव्य प्रवृत्तियों की बात करें तो यहाँ पर केवल आपको समझना जरूरी है, चीज़ों को समझते चलिए। समाज के नए प्रतिमान की स्थापना की गई ये काव्य प्रवृत्ति है द्विवेदी युग की। नए प्रतिमान की जब बात आती है तो द्विवेदी युग विवेकशील चिंतन का युग रहा है। द्विवेदी युग विवेकशील चिंतन का युग रहा है। अपनी संस्कृति को परखने की कोशिश की गई है। नए के प्रति जोश और अंधापन नहीं है कि नया जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लिया जाए। नए के प्रति जोश और अंधापन नहीं है, यह विवेक के साथ तय करता है कि आधुनिक समय में क्या प्रासंगिक है। यह युग संस्कृति के समय अनुसार बदलाव को स्वीकार करता है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भारत भारती, आप देखेंगे उसमें भविष्यत खंड है। भविष्यत खंड, उस भविष्यत खंड के उद्बोधन में आप देखेंगे, उद्बोधन में एक पंक्ति है कि प्राचीन बातें ही भली हैं। ठीक है, प्राचीन बातें ठीक हैं कि प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है। जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम अंधापन है, जैसा हो उसको वैसा ही स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह मैथिली शरण गुप्त ने भविष्यत खंड के उद्बोधन में कहा है। तो समाज में नए प्रतिमानों की स्थापना जरूर की गई है, लेकिन जैसे को तैसा स्वीकार नहीं किया गया है। साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया गया। इस युग में पहली बार साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया गया। कविता के स्तर पर यह पहली बार तय किया गया कि कविता का जो उद्देश्य है, साहित्य का जो उद्देश्य है, वो मनोरंजन तो होता है, लेकिन
केवल मनोरंजन साहित्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, और खूब पंक्तियां पूछी जाती हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ऐसे ही राष्ट्रीयता की नवीन धारणा ने जन्म लिया। इस राष्ट्रीयता की नवीन धारणा के जन्म लेने का कारण मैंने आपको बताया, 1857 का जो विद्रोह था, जो स्वदेशी आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन था, उसने राष्ट्रीयता की नवीन धारणा को जन्म दिया। यानी भारतीय युग की राष्ट्रीयता का स्वरूप जो था वो तय नहीं था, निश्चित नहीं था, लेकिन द्विवेदी युग में यह स्वरूप तय हो गया। यानी राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या हुई, और उस सांस्कृतिक व्याख्या की अगर बात करें तो भारत भारती इसका प्रमाण है। भारत भारती इसका प्रमाण है, प्रमाणिक दस्तावेज है। नाथूराम शर्मा शंकर ने कहा है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, और प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। विषयों में विविधता की मैंने बात की कि विषयों में विविधता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि केवल नायिका भेद जैसे विषय को छोड़कर, केवल नायिका भेद जैसे विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषयों पर कविता होनी चाहिए। विषयों में विविधता की बात की गई है, क्योंकि आप देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध में भी कहा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो यहाँ पर विषयों में विविधता आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए यह कविता कृषक के लिए, राजा के लिए, मजदूर के लिए, साधु के लिए, बालकों के लिए, सभी विषयों को समेटती है। पहली बार प्रकृति भी स्वतंत्र विषय बनकर आई है, क्योंकि आप देखेंगे जब प्रकृति की बात करते हैं तो प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का महाकाव्य है, प्रिय प्रवास पहला महाकाव्य है, जिसका शुरुआत आप देखेंगे तो प्रकृति चित्रण से ही होता है। प्रकृति चित्रण से ही होता है कि दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित तो हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ऐसे ही आधुनिकता बोध की अगर हम बात करें तो पहली बार ईश्वर को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। प्रिय प्रवास में कृष्ण ब्रह्म नहीं है और ना ही राधा वियोगिनी है, बल्कि कृष्ण महापुरुष है और राधा समाज सेवा का व्रत धारण करती हैं। ये कभी अपनी संस्कृति का गहन मंथन करते हैं, अपनी गलतियां ढूंढकर उनका परिष्कार करने का प्रयास करते हैं। तभी तो कहा गया है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारे ये समस्याएं सभी। तो ये कभी आधुनिक है, इसीलिए अलौकिक चिंता करते हैं, पारलौकिक चिंता नहीं करते हैं। इसीलिए आधुनिकता बोध की बात की गई है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में भी कहा है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों की स्थापना करते हैं और सार्वभौमिक नियमों को स्वीकार करते हैं। आधुनिक बोध की वस्तुनिष्ठता यहाँ स्पष्ट है, क्योंकि जयद्रथ वध में आप देखेंगे, जयद्रथ वध रचना का नाम सुना होगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध में कहा गया है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि न्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये आधुनिक नवजागरण से प्रेरित है, इसीलिए नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टि रखते हैं। यह नारी की स्थिति पर भी द्रवित होते हैं और कहते हैं अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। सामान्य मानवता की भी बात की जाती है, सामान्य मानवता की बात की जाती है। भारत भारती में आप देखेंगे कहा गया नर जाति की जननी तथा सुख शांति की स्रोत स्वती, हाँ देव नारी जाति की कैसी यहाँ है दुर्गति। तो इतिहास में जिन नारी पात्रों को त्याग को उपेक्षित कर दिया गया था, द्विवेदी के कवियों ने उन्हें अपने काव्य में नायिका को स्थान दिया, अंधेरे से बाहर निकाला। महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा से कवि कहलवाता है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते।
तो इस तरीके से आप देखेंगे इन सब पर बात की गई है, सामान्य मानवता की बात की गई है, नीति और आदर्श की बात की गई है। तो इन सब पर बात की गई है, इसलिए यहाँ पर एक एक करके हम लोग पूरा चर्चा करते हुए चल रहे हैं। शिल्पगत अगर विशेषताओं की बात करें तो इस समय तक भाषा का द्वैत समाप्त हो गया था। द्विवेदी युग में गद्य व पद दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई। पंडित गौरीदत्त, बाबू श्याम सुंदर दास, अयोध्या प्रसाद खत्री ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध में प्रिय प्रवास की भूमिका में लिखा है कि यह खड़ी बोली में कांतता और मधुरता नहीं आई है तो ये मेरी बुद्धि, विद्या और प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि आप देखेंगे चाहे वो खड़ी बोली हो चाहे वो ब्रज भाषा हो, सब पर आलोचनाएं हुई हैं। क्योंकि आगे आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत ने ब्रज भाषा पर कहा है, सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव की भूमिका में कहा है। ब्रज भाषा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, हो सकता है आपको याद भी हो कि अभिव्यक्ति को ब्रज की छींटदार चोली जो कि फट चुकी है नहीं ढक सकती, उसे अब क्रांतिकारी के तेवर वाला चोला चाहिए। ये क्रांतिकारी का तेवर वाला चोला कौन सा है? खड़ी बोली है। तो इस युग में मध्यकालीन छंदों के स्थान पर संस्कृत के वर्णित छंदों का प्रयोग हुआ। यहाँ दोहे भी लिखे गए। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हरिगीत का छंद है। तुकांतता पर बल दिया गया है। इस युग में प्रबंध काव्य ज़्यादा लिखे गए, मुक्तक काव्य कम लिखे गए। इस युग के काव्य अभिधात्मक हैं। अभिधात्मक मतलब ये होगा कि बातों को सीधे साधे कहा गया है। इस कारण इस काव्य पर इतिवृत्तात्मकता होने का दोष लगाया जाता है। इस पर उथलेपन का आरोप भी है और इस कविता का सांस्कृतिक महत्व है। इसमें काव्य सौंदर्य को पुष्ट करने पर ध्यान नहीं दिया गया है। भारतीय युग में आधुनिकता के जिस चिंतन का आरंभ हुआ था उसे कुल मिलाकर द्विवेदी युग में तार्किकता व गंभीरता मिलती है। अब इसके बाद में द्विवेदी युग के कवियों की अगर हम बात करें तो द्विवेदी युग के कवियों में यहाँ पर आप देखें कि परीक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न खूब पूछा जाता है। इस पर आधारित परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। जन्मकाल के अनुसार इनका सही अनुक्रम क्या होगा? तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, इन सब के बारे में इनका जन्मकाल मैंने यहाँ पर दे दिया है। इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। इन पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको ध्यान रखना है। क्रम से ध्यान रखिएगा। अब एक एक की अगर बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय इनका देखते हैं, जिनका जन्म 1864 में हुआ, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दौलतपुर में। देहांत 1938 में हुआ। 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने संभाला। इनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो यहाँ पर रचनाएं आप देखेंगे, रचनाएं हैं काव्य मंजूषा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक एक रचनाओं को आप देखते चलें। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो काव्य मंजूषा इनकी रचना है। काव्य मंजूषा, सुमन, सुमन है, कान्यकुब्ज है, अबला विलाप है, स्नेह माला है, विनय शतक है, भ्रातहरी है। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। और आप देखेंगे कि ये सब जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन रचनाओं के बारे में भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग बात करें विनय शतक की, भ्रातहरी की, तो ये जो रचनाएं हैं, विनय शतक है, भ्रातहरी है या स्नेहमाला है, तो जो जैसे स्नेहमाला जो रचना है, इसके बारे में कहीं लिखना चाहें तो लिख लें। स्नेहमाला रचना श्रृंगार, भ्रातहरी के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। स्नेहमाला किसका अनुवाद है? तो श्रृंगार शतक का, श्रृंगार शतक का अनुवाद है। भ्रातहरी की रचना श्रृंगार शतक का अनुवाद है स्नेहमाला, दोहों में अनुवाद किया गया है।
विनय शतक भ्रातहरि की बात करें तो यह भ्रातहरि की रचना वैराग्य शतक का अनुवाद है। दोहों में वैराग्य शतक। कॉपी पेन आपके पास होगा, आशा करते हैं कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे होंगे आप लोग। बिहार वाटिका की अगर बात करें तो जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद है। बिहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद है। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना संपत्ति शास्त्र में भारत की आर्थिक राजनीतिक दशा को दिखाया गया है। द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कविता सरगो नरक ठिकाना नहीं है। सरगो नरक ठिकाना नहीं है। इन्होंने लिखा कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है, न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। द्विवेदी जी हिंदी गद्य के व्यवस्थापक आचार्य थे। हिंदी को अनेक विषयों की ओर ले जाने वाले मार्ग निर्देशक थे, पर न वे गंभीर विवेचक थे और न वे शैलीकार ही थे। उनके गद्य लेखन में कहीं भी कला का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। अनुवाद तो अनुवाद ही ठहरे। संपत्ति शास्त्र ज्ञान का विषय है, साहित्य का नहीं। नंद दुलारे वाजपेयी भी इसे अनुवाद कहते हैं। साहित्य की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के उनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। उनमें विचार के गुम्फित परंपरा नहीं है, कहीं कहीं भावना का उच्छ्वास जरूर है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती है। ये किसने कहा है? ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। द्विवेदी जी के गद्य पर सटीक टिप्पणी करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है कि इसके सिवा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त आदि के गद्य और द्विवेदी जी के गद्य में भेद है, और यह भेद गद्य की कलात्मक शैली को लेकर है। वह गंभीर विवेचनात्मक गद्य लिखते हैं, लेकिन इस तरह के गद्य में और उनके साधारण गद्य में भी हिंदी भाषा की खूबियों में वह पहचान नहीं है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त के गद्य में है। द्विवेदी जी समर्थ मेधावी लेखक थे, किंतु हिंदी गद्य का सौंदर्य देखना हो तो भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों के पास जाना होगा। खड़ी बोली को परिमार्जित करने और संस्कारित करने का तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। आचार्य द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि खड़ी बोली के पद विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। तो इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। लेकिन सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्र में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। कितने ही नए लेखक कवि और प्रकाश में आए। भाषा का संस्कार हुआ। तो जो भाषा के संस्कार की बात होती है, जब भाषा के संस्कार की बात आती है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है वो निबंध कवि कर्तव्य निबंध याद आता है। और उस कवि कर्तव्य निबंध में उन्होंने 5 बातें कही हैं। उन्होंने 5 बातें कही हैं कि जो कविता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। उन्होंने अपने समकालीन लेखकों को, कवियों को सलाह दी। पहली बात उन्होंने कहा कि कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन हो। कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन हो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कविता में धीरज, साहस, प्रेम और दया आदि गुणों के उदाहरण भी होने चाहिए।
तीसरी बात उन्होंने कहा कि कल्पना, सूक्ष्म और उपमा अलंकार गूढ़ नहीं होने चाहिए। चौथी बात उन्होंने कहा कि कविता की भाषा सहज, स्वाभाविक और मनोहर होनी चाहिए। पांचवी बात उन्होंने समझाया कि छंद सीधा, परिचित, सुहावना और वर्णन के अनुकूल होना चाहिए। ये कवि कर्तव्य निबंध के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने युग के लेखकों और कवियों को सुझाव दिया। कितने ही नए लेखक और कवि प्रकाश में आए। समाज सुधार, देश प्रेम, चरित्र निर्माण की भावनाएं विकसित हुई। देशभक्ति और राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने में भी इस पत्रिका का विशेष योगदान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो ये कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य, अभी मैंने बताया, बाकी कथन तो ऊपर दिए ही गए हैं। छायावाद आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने दे दिया है कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। छायावादी काव्य सरासर हिमाकत, धृष्टता, अहम मान्यता के सिवाय और क्या है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अब बात अगर हम लोग मैथिली शरण गुप्त की करें तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव में और देहांत 12 दिसंबर 1964 को हुआ, इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास तथा राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। उनके बचपन का नाम मिथिलादीप नंदन शरण था, लेकिन जब पहली बार विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए लेकर गए नामांकन कराने के लिए, तो इतना बड़ा नाम था कि रजिस्टर के कॉलम में नहीं आ रहा था। तब छोटा नाम लिखा गया मैथिली शरण। तो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य की जो मूल चिंता थी वो थी सांस्कृतिक थी, और सांस्कृतिक होने के नाते इन्होंने, आपने देखा, मैंने पहले ही आपको बताया है कि इन्होंने कविता का उद्देश्य बताया कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त बचपन में स्वर्णलता नाम से छप्पे लिखते थे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर किशोरावस्था में रसिकेश या रसिकेंद्र आदि उपनाम का भी प्रयोग करने लगे। इन्होंने अनुवाद का कार्य मधुप उपनाम से किया। भारतीय तथा नित्यानंद नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं भी लिखते थे। साहित्य जगत में उन्हें दद्दा कहकर पुकारा जाता था। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती 1912 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली सिद्ध हुई, और इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। मैथिली शरण गुप्त की पद्य रचना की ओर झुकाव किस रचना को पढ़ते हुए हुआ था? तो लघु सिद्धांत कौमुदी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए है। द्विवेदी के इस महत्वपूर्ण कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रतिनिधि एवं राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपना गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है। उनकी आरंभिक रचनाएं वैशोपकारक में प्रकाशित होती थीं। द्विवेदी जी के संपादन काल में सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। गुप्त जी की प्रथम रचना हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1909 में प्रथम काव्य ग्रंथ रंग में भंग प्रकाशित हुई, लेकिन ख्याति का आधार बनी भारत भारती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि भी कहा है। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं में आप देखेंगे जो प्रमुख रचनाएं हैं, हेमंत, रंग में भंग, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैंने दे दिया। ये PDF भी अभी आपको मिल जाएगा, जिसे आप पढ़ लीजिएगा, क्रम से याद रखिएगा। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। यहाँ पर जो रचनाएं दी गई हैं उन रचनाओं में कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करें। जैसे विष्णुप्रिया कौन थी? चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। यशोधरा की अगर बात करें तो यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। साकेत की अगर बात करें तो साकेत के प्रेरणा स्रोत रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्य उपेक्षित लेख है। साकेत का पहला सर्ग किसके वंदना से प्रारंभ होता है? तो सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। ये 12 सर्गों की रचना है, और 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह से मार्मिक हो जाता है। मैथिली शरण गुप्त के जय भारत को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है।
अर्जन और विसर्जन रचना में मुस्लिम संस्कृति की झांकी मिलती है। वही मेघनाथ वध इनका अतुकांत रचना है। मेघनाथ वध अतुकांत रचना है। गुप्त जी ने मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किस नाम से किया? मधुप नाम से किया। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। यशोधरा की भूमिका में गुप्त जी ने लिखा कि लोक कविता, लोक गीत, लोक नाटक, गद्य, पद्य, तुकांत, तुकांत सभी कुछ, पर वास्तव में कुछ ही नहीं, अर्थात इसमें मिश्रित शैली का प्रयोग हुआ है। ये यशोधरा वही रचना है। यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी है, तो यशोधरा में भगवान बुद्ध से संबंध होने वाले पात्रों के भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। यशोधरा कहती हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है यशोधरा रचना के बारे में कि यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग से हुई है। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च सुंदर भावों की व्यंजना और कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। विश्वनाथ प्रसाद ने यशोधरा को चंपू शैली की रचना माना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार गुप्त जी को 18 करोड़ हिंदी जनता का सबसे बड़ा प्रतिनिधि कवि माना जाता है। गुप्त जी को द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और राष्ट्र कवि के रूप में माना जाता है। गुप्त जी की रचना की राष्ट्रीय भावना की बात करें तो राम दुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि तुलसी ने जैसे अपने युग के हिंदुत्व की दशा देखकर क्रंदन किया था, मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती में पुकार पुकार कर क्रंदन करने लगे और उस क्रंदन को सुनकर सोई हुई करुण आत्माएं जाग उठी। ये भारत भारती के बारे में कहा गया है। वैसे गुप्त जी कालानुचरण की अद्भुत क्षमता रखते हैं। भारतेंदु के समय के स्वदेश प्रेम की झलक उनकी रचना भारत भारती में मिलती है और इस तरीके से पुकारते हैं कि करुण आत्माएं जाग उठी। क्षत्रिय सुनो, यही तो पंक्ति है भारत भारती में है कि क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयस की लालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। तो ये कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के माध्यम से मानव समाज का निष्काम कर्म, सात्विक जीवन, आत्मगौरव, निस्वार्थ सेवा, सामाजिक समानता, मानवता, समष्टि के लिए व्यष्टि, बलिदान, समन्वय की भावना आदि के लिए उच्च संदेश दिया है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और कहा कि आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानो उनके कृपा का मूल्य निर्धारित करने की ढिठाई करना है। वो मुझे ना अपनाते तो मैं आज इस प्रकार आप लोगों के समक्ष खड़ा होने में भी समर्थ होता या नहीं, कौन कह सकता है। बाकी प्रमुख पंक्तियां यहाँ पर मैंने दे दिया है कि नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। स्वदेश संगीत की पंक्ति, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर का पाठ लगाए, यशोधरा रचना की पंक्ति। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ हैं वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। PDF आपको मिल जाएगा जिसे आप पढ़ लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखते हैं इनका जीवन परिचय 15 अप्रैल 1865 ईस्वी 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में इनका जन्म निजामाबाद में हुआ। देहांत 1947 में हुआ। पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था। माता का नाम रुक्मणी देवी था। माता का नाम ध्यान रखना रुक्मणी देवी था। 1884 में निजामाबाद में इनका विवाह निर्मला कुमारी के साथ संपन्न हुआ। कवि सम्राट हरियोध हिंदी के कवि, निबंधकार और संपादक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में भी कार्य किया। गणपति चंद्र गुप्त ने हरियोध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जो जो एक एक चीज़ें महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। उनकी प्रथम रचना कृष्ण शतक 1882 में ब्रज भाषा में है। दूसरी ब्रज भाषा की रचना रसकलश है। उनकी रचना प्रिय प्रवास 1914 में खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य है। इस रचना का पूर्व नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। यह रचना संस्कृत के वर्णवृंतों पर आधारित है। इस रचना में कुल 17 सर्ग हैं। स्वर्ग हो गया है, सही कर लीजिएगा, 17 सर्ग हैं और कृष्ण के बचपन से मथुरा तक प्रस्थान का वर्णन है। इसी रचना के आधार पर, यानी प्रिय प्रवास रचना के ही आधार पर गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अगर रचना के आधार पर पूछा जाए तो आपको यह ध्यान रखना है, रचना के आधार पर। वैदेही वनवास 1940 में लिखा गया, जिसमें कुल कितने सर्ग हैं? 18। एक प्रबंध काव्य है, खड़ी बोली में रचित है। यह रामकथा पर आधारित है। जब श्री राम के द्वारा सीता को निर्वासित किया गया था उस समय का है। इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया, इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया। परिजात रचना 1937 की है, 15 सर्गों में विभक्त है। इसमें विविध विषयों की कविताएं संकलित की गई हैं। ये एक महाकाव्य है। इसका प्रारंभिक शीर्षक क्या था? स्वर्गीय संगीत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इसमें से जो लोग लेक्चर देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को ना पता हो सकता है कि आप में से जो लोग लेक्चर देख रहे हैं बहुत ऐसे भी लोग हों कि जिनको ना पता हो। तो जिनको नहीं पता है वह जरूर ध्यान दें। स्वर्गीय संगीत, परिजात रचना का पूर्व नाम क्या था? स्वर्गीय संगीत। और इस परिजात में आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। अन्य रचनाएं इनकी आप देखेंगे, रसकलश है, चुपते चौपते है, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, वैदेही वनवास, बोलचाल, पदम प्रसून, ये सब रचनाएं हैं। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की अगर हम बात करें, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही आप देखेंगे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। सनेही, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इनका जन्म 21 अगस्त 1883 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ और देहांत 20 मई 1972 के उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का, गया प्रसाद शुक्ल सनेही श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर सनेही उपनाम से लिखते थे। वही राष्ट्रीय भावनाओं के कविता त्रिशूल और तरंगी उपनाम से लिखते थे। अलमस्त, लहरी, लहरपुरी उपनाम से हास्य व्यंग की कविताएं लिखते थे। इन्होंने सुकवि, वर्तमान, कवि आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। इनकी रचनाओं में कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, गप्पाष्टक, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय मंत्र, संजीवनी, कलामे त्रिशूल, कलामे त्रिशूल आदि इनकी रचनाएं हैं। तो कौन सी रचना किसकी है इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। वैसे सनेही मंडल भी था। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की बात करें तो सनेही मंडल भी था। सनेही मंडल में कौन कौन लोग थे? कितने लोगों को पता है? सनेही मंडल में कौन कौन थे? चार मुख्य थे, बाकी और भी थे। चार मुख्य थे, बाकी और भी थे। सनेही मंडल में आप देखेंगे पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी थे, अनूप शर्मा थे, हृदय नारायण पांडे थे, प्रभुदयाल शर्मा थे, देवीलाल शुक्ल थे, श्याम बिहारी शुक्ल थे, द्वारिका प्रसाद गुप्त थे। तो ये सब सनेही मंडल के कवि थे। सनेही मंडल से भी आप देखेंगे सनेही के बारे में भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। सनेही की ब्रज भाषा की पहली रचना कौन सी है? सनेही की ब्रज भाषा की पहली रचना कौन सी है? बताइए। ब्रज भाषा की पहली रचना इनकी प्रेम पचीसी है, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही की ब्रज भाषा की
पहली रचना प्रेम पचीसी है। स्नेही जी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। उनके काव्य में महज मानवीय करुण रस मिलता है। हास्य रस, व्यंग, वीर, शांत रस भी उनकी कविताओं में देखने को मिलेगा। तो ये स्नेही जी के बारे में है। स्नेही की प्रेम पचीसी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। स्नेही की प्रेम पचीसी जो रचना है, कुछ महत्वपूर्ण उसमें आप देखेंगे रचनाएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण इस रचना में जो पंक्ति है उस पंक्ति को देखें। ये पीडीएफ भी आपको अभी मिल जाएगा, और जब ये पीडीएफ मिल जाएगा तो इन काव्य पंक्तियों को जरूर पढ़ लीजिएगा। इन काव्य पंक्तियों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जिससे जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। वैसे स्नेही के बारे में थोड़ा सा और अगर आपको जानना है, वैसे तो ये ब्रज भाषा के ही कवि थे, तभी इनका स्नेही मंडल अलग है। ये स्नेही कवि ही नहीं, कवि गुरु और कवि निर्माता भी थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही कवि गुरु ही नहीं थे, बल्कि कवि निर्माता भी थे। इन्होंने कवियों का एक समुदाय बना लिया, जो मैंने आपको बताया स्नेही मंडल, जिसमें रामकुमार वर्मा भी स्नेही मंडल में आते हैं, अनूप शर्मा भी आते हैं, श्याम बिहारी भी आते हैं। स्नेही जी के ब्रजभाषा काव्य की जो पृष्ठभूमि है, वो काव्य की पृष्ठभूमि किस समय की है? तो भारतेंदु के काव्य की है। भले ही द्विवेदी युग में है, लेकिन ये इनकी जो पृष्ठभूमि है वो भारतेंदु के काव्य की है। स्नेही जी ने लिखा है कि मेरा जन्म आधुनिक हिंदी के निर्माण काल में हुआ। ब्रजभाषा का पद पर अखंड साम्राज्य था। उस समय के बड़े बड़े कवियों को ऐसा लगता था कि काव्य के लिए एकमात्र ब्रजभाषा ही उपयुक्त है, और उसके माधुर्य और लोच पर कविगण मुग्ध थे। तो ये उन्होंने कहा। तो आप देखेंगे कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाएं व्यंजित नहीं हो पाई, बल्कि आप देखें कवि ने प्रेम, भक्ति, सौंदर्य और परंपरागत विषयों तक ही अपने को सीमित रखा है। स्नेही जी के ब्रजभाषा काव्य की विशेषताएं अगर कभी पूछी जाएं तो आप लिखना चाहें तो लिख लें। गया प्रसाद स्नेही के काव्य की विशेषताएं लिख लें। प्रेम तत्व की प्रधानता, प्रेम तत्व की प्रधानता, प्रेम तत्व की प्रधानता। दूसरा लिख लें सौंदर्य चित्रण, सौंदर्य चित्रण। तीसरा लिख लें भक्ति भावना, भक्ति भावना। चौथा लिख लें रस योजना। पांचवा लिख लें समस्या पूर्ति। जब समस्या पूर्ति की बात आती है, समस्या पूर्ति में थोड़ा सा आपको बता दें, समस्या पूर्ति से तो आपको लग ही गया होगा कि भारतेंदु की पृष्ठभूमि इनमें देखने को मिलती है। रीतिकालीन समस्या पूर्ति की परंपरा को आधुनिक युग में प्रतिष्ठित करने वालों में स्नेही ही अग्रगण्य है। स्नेही जी ने समस्या पूर्ति का अभियान चलाया और इसके माध्यम से कवियों को सामने आने का अवसर दिया। वह स्वयं कुशल पूर्तिकार थे और उनकी समस्या पूर्ति भी अच्छी थी। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के बारे में थोड़ा जाना। जगन्नाथ दास रत्नाकर की अगर बात करें, जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो इनका जन्म 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और देहांत 22 जून 1932 को हुआ। इनके जन्म पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके पिता से कहा था कि किसी दिन यह बालक हिंदी की शोभा वृद्धि करेगा। यह आपके लिए तथ्य हो सकता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के जन्म पर किसने कहा था, तो भारतेंदु ने, या भारतेंदु ने किसके जन्म पर कहा था। तो इस तरीके से यह तथ्य पूछा जा सकता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु का नाम क्या था? नवनीत लाल चतुर्वेदी।
बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में किस उपनाम से लिखते थे? जकी उपनाम से लिखते थे और इनके उर्दू उस्ताद का नाम था मोहम्मद हसन फायज। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, नवनीत लाल चतुर्वेदी और मोहम्मद हसन फायज। जगन्नाथ दास रत्नाकर हिंदी लेखन की ओर उस समय प्रवृत्त हुए जब खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने का व्यापक अभियान चल रहा था। लेकिन काव्य भाषा की बदलती लहर रत्नाकर जी के ब्रज भाषा प्रेम को अपदस्त नहीं कर सकी। हिंदी साहित्य में एक निर्माता के रूप में स्मरण किए जाने वाले अस्मरण हो गया है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी बहुत एक आध मिस्टेक थोड़ी रहती है, सही कर लीजिएगा। स्मरण किए जाने वाले रत्नाकर जी मध्य युग के पुजारी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में भक्ति काल की भावप्रवणता और रीति काल की श्रृंगारिकता को बनाए रखा। जगन्नाथ दास रत्नाकर के पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद जो किया था वो समालोचना दर्श शीर्षक से किया था। ये समालोचना दर्श जो लिखा हुआ है, ये समालोचना दर्श ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद है रोला छंद में। छंद ध्यान रखना, खासकर छंद आपको ध्यान रखना किस छंद में, तो रोला छंद में। बाकी इनकी रचना हरिश्चंद्र है, गंगावतरण है, उद्धोषतक है, हिंडोला है, कलकासी है, गंगा लहरी है, श्रृंगार लहरी है, विष्णु लहरी है, रत्नाष्टक है, वीराष्टक है। तो ये सब जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। नाथूराम शर्मा शंकर की अगर बात करें तो इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि इनका जन्म 1859 में हरदुआगंज में हुआ, देहांत 1932 में हुआ। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत भी कहा की पदवी प्राप्त थी, भारतेंदु प्रज्ञेंदु की पदवी प्राप्त थी, साहित्य सुधागर की पदवी यानी उपाधियां प्राप्त थी, जिसमें से भारतेंदु प्रज्ञेंदु आपको ध्यान रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 वर्ष की अल्पायु में प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आए तो इनकी कविताएं पहले ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी और बाद में फिर सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। नाथूराम शर्मा शंकर की जो रचनाएं हैं वह आप देखेंगे अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व है। नाथूराम शर्मा शंकर की कविताओं को समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता कहा जाता है, या कह सकते हैं कि ऐसी कविता, समस्या पूर्ति कविता, अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में वो पारंगत थे या प्रवीण थे, ये भी कहा जा सकता है। श्रीधर पाठक की अगर बात करें तो इनका विस्तृत हम लोग खड़ी बोली में बात करेंगे, वहाँ पर छायावाद में। इनका जीवन परिचय यहाँ संक्षेप में आप देख लीजिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं के बारे में अक्सर परीक्षाओं में रहता है कि किसका अनुवाद किस नाम से किया, किस भाषा में है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पूरा PDF अभी आपको मिल ही जाएगा। ऐसे रामचरित उपाध्याय के बारे में है तो इनको आपको पढ़ लेना है और इसी पर आधारित रात में लाइव कक्षा में प्रश्न कराए जाएंगे। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि यह तथ्य आपको कैसे लगे, जानकारी कैसी लगी। कई लोगों ने यह भी कमेंट किया कि सर हैंड रिटन ही रहने दीजिए, टाइप ना करिए, क्योंकि हैंड रिटन पढ़ने में एक अलग मन में एक इमेज बनती है, अलग एक ये होता है, एक भावना होती है। हैंड रिटन है तो उस हिसाब से पढ़ने में और थोड़ा अच्छा लगता है, और ऐसे किताब का बोध होता है टाइपिंग वाले में। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में इसी पर आधारित प्रश्नों के साथ।